दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी के क्रम में आज बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी भाई साहब, परसेंटेज चमकाने का काम करेगी। आज की इस क्लास में यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया है, वो भी क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि केवल हौच पौच हम रखेंगे या फिर मतलब ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देंगे, नहीं, बहुत तगड़े तरीके से MCQ भी पढ़ेंगे और उसकी जो व्याख्या है वो भी बहुत तगड़े अंदाज में करेंगे और एक एक बात आपके माइंड में फिट कर देंगे। विश्वास रखना अपने इस भाई पर। फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि जिस विश्वास से आप हमारी ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि हम आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि आपने पूरी क्लास देख ली, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से क्लास देखी थी वो आपको नहीं मिला। भाई साहब, ऐसा मैं नहीं सोचने दूंगा आपको, ठीक है। हम दावा करते हैं इस बात का। बाकी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक और बात बताना चाहेंगे, ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जहां जहां पे भी बिजनेस मैनेजमेंट है आपका। एक सिंपल सी और बात, इसके बाद क्लास स्टार्ट है। देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, मात्र 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की हम क्लास बनाते हैं, है ना। और एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट भी करते हैं भाई। आपके सभी सब्जेक्ट हम आपके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप प्लस क्लास में जरूर विजिट कर लेना। अब बाकी इस क्लास को एंजॉय करो और आप बताना कि सच में पूरे यूट्यूब पे तगड़ी क्लास है या नहीं है। चलेंगे, अब बात करेंगे पहले MCQ की। प्लानिंग यानी कि योजना का सही अर्थ क्या है आपको बताना है भाई साहब। प्लानिंग से जुड़े 1 से 2 पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं, समझिएगा। देखिए, प्लानिंग जो होती है आपकी भविष्य से जुड़ी होती है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड जो है आपकी प्लानिंग होती है। और दूसरा हम याद रखेंगे कि ये गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि इसमें जो टारगेट होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो पहले से तय किए जाते हैं। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे सुन लो, हम ऑप्शन पढ़ने में टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि हर बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। देखिएगा, प्लानिंग यानी कि योजना के सही अर्थ की बात करें तो भविष्य के लिए जो सोचकर निर्णय लिया जाता है उसको कहते हैं भैया प्लानिंग। जैसे अभी हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमें इस चीज के लिए हमारे विषय में चिंतित रहते हैं, बहुत सारी टेंशन रखते हैं कि भाई फ्यूचर में इनका क्या होगा, है ना, ये कहाँ सेटल होंगे, किस तरह सेटल होंगे। तो वो चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग यानी कि योजना का ही रूप होती है मेरे भाई। अब यहाँ 3 से 4 लाइन में पूरी योजना को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं ना पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की, भाई साहब कंटेंट में ताकत रखते हैं अपने। देखिएगा, प्लानिंग जो होती है वो भविष्य से संबंधित प्रक्रिया है। अगर एग्जाम में आता है कि भाई साहब प्लानिंग किससे संबंधित है, तो आपने कहा सर फ्यूचर से संबंधित है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें लक्ष्य जो है वो पहले से तय किए जाते हैं। तीसरे की बात करेंगे, लक्ष्य के साथ साथ एक चीज और हम याद रखेंगे कि भैया काम कैसे करना है, कब करना है, और यह सब चीजें पहले से तय होती हैं। अब आप कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल के साथ बता दो। देखो भाई, मैं कहता हूं कि कोई एक इंसान है, वो रहता है झांसी में, ठीक है। कहाँ रहता है? झांसी में रहता है। और उसको जाना कहाँ है भैया? उसको कानपुर जाना है कल सुबह। अच्छा, सुबह कानपुर जाना है तो वो क्या करेगा कि भैया आज से ही अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देगा कि भाई कितने कपड़े ले जाने हैं, कितने दिन के लिए जाना है, और क्या वहां पे करना है, काम कैसे करना है, क्या करना है, कब हम लौट करके आएंगे। सारी चीजों की योजना जो है वो पहले से बनाता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम योजना से, प्लानिंग से जोड़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बात समझेंगे कि यह प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका पहला और आधारभूत यानी कि फर्स्ट और जो फंडामेंटल काम होता है वो होता है किसका? भाई साहब, कोई भी मैनेजमेंट हो, किसी भी, चाहे आप फैक्ट्री की बात करें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी की भी संस्थान की हम बात क्यों ना कर लें, वहां पे जो हमारा मैनेजमेंट होता है, पहला उसका काम, फंडामेंटल काम उसका यही होता है कि भैया प्लानिंग हम बना लें, ठीक है भाई साहब। प्लानिंग हम यहाँ पे बना लें। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आपने पहले क्वेश्चन को तोड़ के रख दिया होगा। समझेंगे कि भाई परीक्षा से पहले जो पूरा स्टडी का आप टाइम टेबल बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग गया हो पहले क्वेश्चन में, लेकिन एक एक बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। मैं इस बात को मैं अच्छे से भली भांति समझ भी रहा हूं, समझिएगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम इस वीडियो में लगेगा, हो सकता है 20 से 25 मिनट इस वीडियो को कंप्लीट करने में आपको लग जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आपको यूनिट 2 का पूरा ज्ञान अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। बहुत तगड़े तरीके से हम तोड़ते चलेंगे। देखो, प्लानिंग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है उसको जरा समझेंगे। देखिए, प्लानिंग की जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है लचीलापन, यानी कि जो प्लानिंग हमारी होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर फ्लेक्सिबल से क्या हो जाएगा? देखो भाई, मैं 2 बातें मानता हूं। एक तो ये कि रूल अगर बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, तो फिर रूल फॉलो करने में, है ना, आसानी नहीं होगी, है ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज वहां पे आएंगी।
पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है भाई, परिस्थिति के अनुसार जो हमारी प्लानिंग है वो बदल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बताओ कि भैया कोई व्यक्ति कानपुर जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कल के दिन उसको कानपुर जाना है झांसी से, तो अगर उसका टाइम मतलब ऐसा हो गया कि उसको कानपुर से पहले अगर कहीं पुखराया में रुकना है ना, पुखराया कानपुर से पहले पहले पड़ता है, भोगनीपुर पड़ता है, तो अगर उधर रुकना है तो फिर उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग है थोड़ी सी जरा है ना एडजस्ट कर देगा। या फिर हो सकता है कि वो कहे कि पहले उसको लखनऊ में ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो फिर वो उस हिसाब से अपना काम एडजस्ट कर देगा, है ना, अपनी प्लानिंग एडजस्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है, यानी कि लचीलेपन को बताती है। बहुत बढ़िया, 3 से 4 लाइन के साथ हम इस चीज़ को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, प्लानिंग हमेशा लचीली होती है और जो परिस्थितियां हैं सिचुएशन के अनुसार इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग बन गई, अब अगर हमें परिस्थिति वहां पे बदली है ना, सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर ऐसा नहीं कि हम अपनी योजना बदल नहीं सकते। भाई साहब बदल देंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, है ना। कठोर योजना जो है वो असफल हो जाती है, सिंपल सी बात है भैया। बहुत ज़्यादा कठोर नियम अगर आप अपनी लाइफ में भी बना के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप खुद उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। लचीलापन, यही जो लचीलापन होता है ना, यही जो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है, ये क्या है, कहीं ना कहीं योजना को एक प्रभावी बनाती है, एक इफेक्टिव चीज इसको बना देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि दूसरे प्रश्न को भी आपने तोड़ के रख दिया होगा, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं यहाँ पे कि बारिश होने पर खेती की जो योजना है वो बदल देना। अच्छा, आप हमें एक बात बताओ, देखिए जैसे कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हम ऐसी फसल अपने खेतों में बोने वाले थे जहाँ पे क्या था कि मतलब कम बारिश में जो चीज़ें हैं वो हो जाए, ठीक है। अब ऐसी फसल बोते, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, अब क्या वही फसल बोएंगे हम, बताओ। ऐसा कर देंगे तो फिर हमें नुकसान ही होगा। तो हम क्या करेंगे, बारिश की वजह से अपनी योजना बदल देंगे। बारिश ज़्यादा हुई तो हम ऐसी फसल वहाँ पे बो देंगे जो क्या हो भैया, ज़्यादा पानी में वो अच्छे से आराम से रह सके, सर्वाइव कर सके। बहुत बढ़िया। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। भाई साहब एक और सिंपल सी हम आपको बात बताना चाहेंगे। बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास टाइम कम है। मैं कहता हूँ कम अगर आपके पास टाइम है, आप नोट्स अपने नहीं बना पा रहे, तो आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। 923632 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके जो एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर में कैसे होने हैं, लिखित होने हैं या OMR पे होने हैं, आप ये बात हमें जरूर बताएंगे। और भाई साहब एक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं हम मात्र 100 रुपये में आपको देते हैं, बहुत कम प्राइस में, ठीक है। चारों यूनिट आपकी जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के आपको क्लास नोट्स ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और एक और बात सिंपल सी बताना चाहें, बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि केवल हम बिजनेस मैनेजमेंट ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, है ना, एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स हो, या आपका जो माइनर है वो, है ना, फर्स्ट एड हेल्थ, सबके नोट्स अपने परिवार पर मिलते हैं। चलेंगे अब बात करते हैं तीसरे MCQ की। प्लानिंग प्रोसेस का जो पहला चरण होता है, पहला जो स्टेप आपका होता है वो कौन सा होता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट का निर्धारण करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, ऑब्जेक्ट का डिसाइड करना कि भाई आपका जो काम है आपको करना क्या है एक्चुअल में, है ना। तो सबसे पहली चीज योजना की होती है, प्लानिंग की ये होती है। अब आप बताओ, आप किसी चीज की योजना बना रहे, किसी चीज का प्लान बना रहे, लेकिन आपको अगर वो चीज ही नहीं पता है कि आप किस चीज का प्लान बना रहे, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका उद्देश्य है उसको आप डिसाइड करें। भाई साहब प्लानिंग की शुरुआत उद्देश्य से ही होती है और उद्देश्य स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है। अगर आपने चीज़ों को मतलब हौच पौच रख दिया ना तो फिर दिक्कत में हो जाएंगे। बिना उद्देश्य के जो योजना है वो संभव अपनी बिल्कुल भी नहीं होगी। उद्देश्य जो है पूरी योजना की दिशा को दिखाता है ना, बहुत अच्छे से डायरेक्शन हमें यहाँ से मिलती है। बहुत बढ़िया। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को तोड़ने में जो अलग आनंद होता है ना, वो कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ देखिए इस साल 80% अंक लाने हैं। अगर आपने ये चीज़ पहले से आपने ये उद्देश्य अपना बना लिया, फिर आप इसके अकॉर्डिंग जो योजना बनाएंगे ना अपनी पढ़ाई की, अपने स्टडी टाइम टेबल की, तो मैं कहता हूँ कि आप गारंटेड निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप योजना ही नहीं बनाएंगे कि आपको 80% अंक चाहिए, आप कहेंगे अरे नहीं हम तो पास हो जाए बस, तो फिर आप पास ही होंगे। ठीक है, चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। भाई साहब छाती ठोक के हम दावा करते हैं कि कंटेंट पूरा फंसा के दिखाएंगे एग्जाम में, है ना। तो जिनने हमसे पहले पढ़ा भी था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको इस बात का पता होगा कि अपने कंटेंट में कितना दम रहता है। जब छाती ठोक के वादा किया जाता है ना कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट, तो भाई साहब कंटेंट में अगर कमी छोड़ दी तो भाई साहब बेकार हो गए फिर तो हम, है ना, फिर तो बेकार हो गए हम। बात करेंगे चौथे MCQ की, इफेक्टिव प्लानिंग के लिए क्या आवश्यक है।
इफेक्टिव प्लानिंग की अगर हम बात करें तो स्पष्ट लक्ष्य इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो आपका उद्देश्य है वो स्पष्ट आपका होना चाहिए कि हमें भैया इस बार परसेंटेज जो है वो 80% चाहिए, है ना, इस बार 80 चाहिए, या फिर हमें कोई भी एग्जाम में हम बैठ रहे तो हम कहते हैं ना हमें हर हाल में नौकरी चाहिए, तो एक टारगेट हमने बनाया था, तो उसी के साथ जो आपका टारगेट है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 3 से 4 लाइन के साथ इसको भी हम कवर कर लेते हैं कि लक्ष्य जो है आपका स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। इस अस्पष्ट लक्ष्य यानी कि जो आपका टारगेट है वो अगर स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, तो भैया हमें क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। भ्रम यानी कि आपको मतलब ऐसा क्लियर नहीं होगा ना, मतलब कहेंगे हम कि आपको ऐसा लगेगा कि भैया मैं काम करना भी है और नहीं भी करना है, मतलब चलते जाओ, है ना, तो फिर ऐसे दुनिया चलती जा रही तो आप भी चलते जाएंगे, है ना, जिंदगी निकलती जा रही तो फिर निकलती ही जा रही। तो अगर आपने लाइफ में अगर आपने कोई गोल डिसाइड नहीं किया कि हमें फलाना काम करना है, तो फिर भ्रम ही पैदा होगा फिर लाइफ में। स्पष्ट लक्ष्य से जो कार्य जो है हमारा जो काम है वो आसान होता है। इफेक्टिव प्लानिंग का जो आधार है वो स्पष्ट उद्देश्य है, ठीक है। स्पष्ट जो आपका टारगेट है, स्पष्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो इफेक्टिव प्लानिंग का आधार है, उसी का बेस होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ तोड़ते हैं। 3 महीने में बिक्री जो है हमें 20% बढ़ानी है, ठीक है। 3 महीने में कोई एक सेलर है, दुकानदार है, वो कहता है कि हमें अपनी दुकान की बिक्री 20% हमें बढ़ानी है। तो उसके लिए अगर वो एफर्ट नहीं लगाएगा, है ना, उसके लिए टारगेट डिसाइड, अच्छा उसने ये टारगेट डिसाइड किया कि हमें ऐसा करना है, अब अगर वो योजना नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। और उसने अगर ये टारगेट डिसाइड कर लिया और योजना बना ली और उस पर लगातार चलता रहा, मैंने कहा था आपसे कि जो प्लानिंग होती है हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, है ना, ऐसी नहीं है। जो हमारा मैनेजमेंट भी है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही चलता जाएगा। भाई साहब इस क्लास में हम यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर आप बाद में ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि जब तक सारी यूनिट आपकी आ चुकी होंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें और ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, है ना। गुरु दक्षिणा का काम करेगा आपका एक लाइक, है ना, और लाइक नहीं करेंगे तो फिर बेईमानी होगी। बात करेंगे 5 नंबर एमसीक्यू की, डिसीजन मेकिंग का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। देखिए डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है कि जो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, है ना, बहुत सारे अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उनमें से किसी एक परफेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना, ये आपकी दिखाता है भाई डिसीजन मेकिंग पावर को, है ना। तो ऑप्शन नंबर वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 लाइन के साथ हम यहाँ डिसीजन मेकिंग में समझते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग विकल्पों में से चयन की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं भैया डिसीजन मेकिंग। हर समस्या के कई समाधान होते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही रास्ता होता है हर समस्या का। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही तो उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा समस्याएं ही चलती रहेंगी, प्रॉब्लम्स ही चलती रहेंगी। बहुत सारे उनके मेथड होते हैं, बहुत सारे उनके रास्ते होते हैं, है ना। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि बेस्ट इनमें से कौन है। सही विकल्प चुनना ये ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। और यह प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजन मेकिंग में बेस्ट ऑप्शन का चयन करना, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ हम जरा कवर करेंगे। देखिएगा कि जैसे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उनमें से आपको कोई एक चुनना है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि बेस्ट हमारे लिए कौन है, ठीक है। बेस्ट तो दोनों ही है ना, दोनों से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है। तो ये चीज़ें रहेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 6वें एमसीक्यू की, डिसीजन मेकिंग का अंतिम चरण कौन सा होता है, यानी कि लास्ट स्टेप क्या है, आपको बताना है। देखिएगा डिसीजन मेकिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है भाई निर्णय का क्रियान्वयन करना, यानी कि जो आपने डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका एग्जीक्यूशन करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब 3 से 4 लाइन के साथ इस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए निर्णय लेने के बाद उसको लागू करना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। आपने डिसीजन ले लिया लेकिन आप उस डिसीजन को पेंडिंग में रखे रहे, है ना, ऐसा नहीं है। आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि उसको लागू आपको करना पड़ेगा। बिना क्रियान्वयन निर्णय जो है वो बेकार हो जाता है। क्रियान्वयन का आप अर्थ समझ रहे हैं ना, कि उसको लागू कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई अगर आपका निर्णय है और आपने उसको क्रियान्वयन नहीं किया, यानी कि उसको लागू नहीं किया, तो फिर आपका निर्णय बेकार है। सही निर्णय का लाभ तभी मिलता है जब वो लागू हो। इस चीज को ध्यान रखना, यह डिसीजन मेकिंग की अंतिम अवस्था है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ डिसीजन मेकिंग का लास्ट स्टेप क्या है, तो आप क्या कहेंगे,
है ना। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जो आपका निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, है ना, आपके डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, एग्जीक्यूशन करना, उसको क्या करना, लागू कराना, ठीक है, या हिंदी में कहें तो उसका क्रियान्वयन करना डिसीजन मेकिंग की लास्ट स्टेप होती है। चलिए हम आपको अब एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ कवर कराते हैं। देखिए जैसे कोचिंग ज्वाइन करने का आपने फैसला कर लिया, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो आपका फैसला है तब उचित होगा जब आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमबीओ का सही अर्थ क्या होता है। देखिए एमबीओ का जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका कि जो टारगेट है आपका उस पे वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, टारगेट वेस्ट मैनेजमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। देखिए लक्ष्य आधारित प्रबंधन इसको हम हिंदी में कहते हैं, हम ध्यान रखेंगे। चलेंगे 3 से 4 लाइन में जो हम हर बार कंप्लीट करते हैं चीज़ें, तो यहाँ पे भी करेंगे। देखिए एमबीओ में क्या है, लक्ष्य जो है वो पहले से तय किए जाते हैं, पहले से हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। मैनेजर और कर्मचारी मिलकर लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा रहेगा कि कार्य या मूल्यांकन लक्ष्य के आधार पर होता है, ठीक, जो कार्य का मूल्यांकन है वो किसके आधार पर होगा, तो आपने कहा सर लक्ष्य के आधार पर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इससे कार्य की क्षमता बढ़ती है, इससे जो आप काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझ लो, कई बच्चे होंगे जो कहेंगे हमें सर समझ में नहीं आ रही बात, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए सेल्स स्टाफ के लिए मंथली सेल जो है वो टारगेट करना, ये क्या है भाई साहब बताओ, ये क्या है, तो आपने कहा सर ये जो टारगेट हम बना रहे हैं इसमें लक्ष्य जो है हम पहले से तय कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं, पहले से तय कर रहे हैं। बात करेंगे 8 नंबर एमसीक्यू की, ऑर्गेनाइजेशन का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन के सही अर्थ की बात करेंगे तो कार्यों का विभाजन करना, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सही अर्थ अगर हम वास्तव में देखें तो होता है कार्यों का विभाजन करना। बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट बना देना, सेल डिपार्टमेंट बनाना, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना, है ना, क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाना, असेंबलिंग डिपार्टमेंट बनाना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाना, तो सबको अपने अपने टारगेट दे देना। तो इससे क्या होगा, चीज़ें जो है वो हौज पौज नहीं होंगी, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में अच्छे से फिट हुई होगी। चलेंगे यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी, 3 से 4 लाइन में चीज़ें आपके माइंड में फिट करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन काम को भागों में बांटा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो काम है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर व्यक्ति को एक निश्चित कार्य दिया जाता है, ठीक, और अधिकार और जिम्मेदारी यहाँ पे तय की जाती है, ठीक, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सबसे पहले उनको उस चीज़ से अवगत कराया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। इससे कार्य जो है व्यवस्थित होता है, जो काम है वहाँ का जो वर्क है वो भैया डिसिप्लिन वे में होगा, है ना। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने राइट्स पता होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होंगी, ठीक है, और पार्ट्स में जो है वो काम डिसाइड होगा। वैसा नहीं कि भाई एक ने काम कंप्लीट किया फिर जिसने काम कंप्लीट कर लिया उसको और मिल गया, अब जो ऐसे ही बैठा है जिसको काम नहीं कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, या उसको कोई दूसरा काम मिल ही नहीं रहा, वो अपना मस्ती में। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में की जाती हैं। मैनेजमेंट का काम ही होता है ना, सिस्टमैटिक वे प्लस दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मैनेजमेंट का काम है, याद रखना। जैसे ऑफिस में मैनेजर क्या करता है भैया, अकाउंटेंट और क्लर्क का बंटवारा करता है कि आप अकाउंटेंट हैं, आपको फलाना काम देखना है, आप क्लर्क हैं, आपको फाइलें वगैरह जो चीज़ें हैं वो देखनी है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। ओम नमः शिवाय कमेंट में भाई साहब जरूर लिख दें, ईमानदारी के साथ एक बार लिख दें जय हिंद, वंदे मातरम और ओम नमः शिवाय। बात करेंगे 9 नंबर एमसीक्यू की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का संबंध कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का संबंध भाई साहब ये एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होती है, ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए अथॉरिटी जो होती है वो अधिकार को दर्शाती है, ध्यान रखना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने कहा सर ये कर्तव्य को दर्शाती है ना, ये क्या है, कर्तव्य को दर्शाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि जो आपके अधिकार हैं और जो आपके कर्तव्य हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अधिक अधिकार अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपके पास जिम्मेदारी भी अधिक होंगी। देखना, अच्छा घर पे अगर आपके पिताजी, में भाई साहब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पिताजी बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है, नाराज़ कौन व्यक्ति ज़्यादा होता है बताओ, गुस्सा ज़्यादा कौन व्यक्ति करेगा घर में, वो करेगा ना जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी, तभी आपको वो गुस्सा करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बुरा मान जाओ। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की, डिसेंट्रलाइजेशन का सही अर्थ क्या होता है। देखिए सेंट्रलाइजेशन का जो अर्थ होता है वो होता है
कि भाई जो आपके अधिकार हैं वो टॉप लेवल से निकल के आए, यानी कि जो डिसीजन है वो हेड ऑफिस द्वारा लिए जाएं या बड़े जो अधिकार हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनसे लिए जाएं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि अधिकारों का निचले स्तर पर वितरण कर देना। ठीक है, निचले स्तर पर जो कर्मचारी एम्प्लॉयज वगैरह हैं उन पर क्या होना, वितरण कर देना। देखिए यहां से हम तोड़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। देखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक दी जाती है, यानी कि सबको शक्तियां दी जाती हैं। इससे टॉप मैनेजमेंट का जो बोझ है वो कम हो जाता है। भाई साहब एक चीज को फिर से याद रखना, ज्यादा जिम्मेदारी तो भाई साहब ज्यादा अधिकार, यानी कि ज्यादा अगर अधिकार है तो ज्यादा जिम्मेदारियां आपके पास होंगी, सिंपल सी बात है। कर्मचारियों में जिम्मेदारी और पहल जो है वो बढ़ाती है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। साथ ही में याद रखेंगे कि कार्य जो है वो तेजी और कुशलता से होते हैं, ये चीज भी मैंडेटरी है जानना। चलिए एग्जाम्पल के साथ जरा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जैसे ब्रांच मैनेजर है उसको अधिकार होता है कि भाई वो लोकल डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है, और स्टाफ हायरिंग का अधिकार वो रखता है। सिंपल सी बात है। कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम अगर नहीं लिखा है तो भाई साहब लिख दो और दोस्तों को भेज दो यार, क्योंकि जो परेशान अगर दोस्त आपके हो रहे हो और अगर आप उनकी मदद कर देते हैं तो भगवान सच में आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी भी मदद करते हैं भैया। 12 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, डिपार्टमेंट का आधार कौन सा नहीं है? तो भैया भावना जो है, फीलिंग्स जो है वो डिपार्टमेंटेशन का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्य होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन भावनाओं के आधार पर चीजें होना ये तर्क संगत नहीं है बात। ठीक है, चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंटेशन का जो अर्थ है व्यवसाय को विभागों में बांटना है। फीलिंग वाली यहाँ पे बात नहीं आएगी, है ना। यहाँ यह जो है वो कार्य जो आपका प्रोडक्शन है, जो फील्ड है, उसके आधार पर किया जाता है। भावना कोई तार्किक आधार यहाँ पे नहीं मानते हैं, इसलिए भावना को आधार नहीं माना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि सेल्स जो है, सेल्स की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो, एचआर डिपार्टमेंट की बात हो, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये विभागों में यह चीज़ें यहाँ पे बांट दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे कार्य भी अब देखो विभाग बांटे गए तो उनका कार्य भी उनको मिला होगा, है ना। प्रोडक्शन उनको मिला है, उनका काम मिला है, उनको सेल डिपार्टमेंट, सब चीज़ें उनको मिली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भावनाओं के साथ चीज़ें हो। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। भाई साहब मैं कहता हूँ कई बार ना भावनाओं के साथ भी निर्णय अगर हम लेते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीजन को लेने की आवश्यकता है भाई। 13 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये जो आधारित है वो है कार्य पर आधारित, जो आपका काम है उस पर आधारित होते हैं। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ तोड़ते हैं जरा हम फंक्शनल को। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य के आधार पर विभाग जो है वो बनते हैं। ठीक, हर विभाग का प्रमुख अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है। अब देखिए जैसे सेल बना दिया, प्रोडक्शन बना दिया, सब बना दिए, तो सेल विभाग का जो हेड होगा ना वो अपने काम का विशेषज्ञ होगा। ऐसे ही है ना, प्रोडक्शन विभाग का जो हेड होगा वो भी अपने काम का क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है भाई, कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब जो काम नहीं समझ में आ रहा तो वो बताता जाएगा। ठीक है, नियंत्रण और दक्षता में यहाँ से सुधार होता है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे भैया फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, अलग अलग ये विभाग है। अब इन सबके जो है वो हेड होंगे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनको ये चीजें गाइड करेंगे। बात करेंगे 14 नंबर एमसीक्यू की, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य विशेषता क्या है? भाई साहब सरल आदेश श्रृंखला, है ना। सरल आदेश श्रृंखला का अर्थ होता है कि भैया सिंपल ऑर्डर सीरीज। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे यहाँ पे देखिएगा 3 से 4 पॉइंट के साथ हम जरा इस चीज को भी कवर करेंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आदेश ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्डर आपके होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ध्यान रखना। और अधिकार और जिम्मेदारी यहाँ स्पष्ट होती है। सरल संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर भी है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और ये छोटे संगठन के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन किन के लिए उपयुक्त है, तो आपने कहा कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे जो संगठन है, उनके लिए परफेक्ट होता है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के साथ देख लो, जैसे ओनर है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है। अब क्या है, जो आदेश है वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं लाइन ऑर्डर में। ध्यान रखना, इस बात को मैंने बताया आपको, जो आपके आदेश हैं वो कैसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे लाइन ऑर्डर में। तो अब एक लाइन ही तो बन गई, पहले ओनर, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर और फिर वर्कर। तो यहाँ पे इनने कोई भी डिसीजन लिया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं।
बात करेंगे 15 नंबर एमसीक्यू की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा। स्टाफ अथॉरिटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई साहब स्टाफ जो अथॉरिटी होती है उसका मुख्य काम होता है सलाह देना। क्या होता है? एडवाइस देना इसका मेन काम होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ जरा कवर करते हैं। स्टाफ अथॉरिटी का कार्य सलाह देना होता है, इनके पास आदेश देने का अधिकार जो है वो नहीं होता। ध्यान रखना, स्टाफ अथॉरिटी का काम होता है केवल एडवाइस देना। चाहे लिख लो, चाहे आप नोट्स बना लो, अगर आप नहीं बना पा रहे तो आप हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे 92 36 32 63 96, तो हम आपको नोट्स दे देंगे। लेकिन भाई साहब ये रामबाण चीजें समझना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको फंसा मिलेगा यहां से। देखिए अंतिम निर्णय लाइन मैनेजर का होता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, इससे निर्णय जो है वो बेहतर बनते हैं। स्टाफ अथॉरिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक। तो अंतिम जो निर्णय होता है लाइन मैनेजर का होता है, फिर से मैं कह रहा हूं, और इसमें सलाह का काम करता है। अधिकार इनके पास आदेश देने का नहीं होता है कि भाई जो स्टाफ अथॉरिटी है वो आदेश देने लग जाए। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे एचआर मैनेजर द्वारा प्रोडक्शन मैनेजर को सुझाव देना। वैसा नहीं कि एचआर मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को क्या करेगा, वो आदेश देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपस में क्या करेंगे, सामंजस्य बिठा करके चीजों को वहां पे करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है सिंपल सा कि भाई कार्य में स्पष्टता लाना। क्या होता है? जो काम है उसमें भाई साहब क्लैरिटी लाना। देखिए स्ट्रक्चर से यह स्पष्ट होता है कि कौन क्या करेगा। ध्यान रखना इस बात को। स्ट्रक्चर अगर बना देते हैं तो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर हो जाती है कि भाई फलाने को कौन सा काम करना है, आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा काम करना है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय की जाती है कि आपके अधिकार ये हैं, ठीक है, और आपकी जिम्मेदारियां ये हैं, ठीक। भ्रम और टकराव यहाँ पे कम होता है और कार्य जो है वो सुचारू रूप से तय होते हैं। ये चीजें यहाँ पे होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, स्पष्ट जॉब डिस्क्रिप्शन और रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे पे चीजें थोपेंगे, यहाँ से क्या होगा, चीजें ज्यादा अच्छे से होंगी अगर चीजें अलग अलग और मतलब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सबको पता है तो। 17 नंबर का एमसीक्यू, प्लानिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है वो आपको बताना है। देखिए सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी कम होती है, अनिश्चितता कम होने का संदेह यहाँ पे रहता है। देखिए यहाँ तोड़ते हैं जरा हम, प्लानिंग भविष्य की तैयारी की जाती है ना। प्लानिंग क्या है भाई, भविष्य की, फ्यूचर की तो तैयारी है। अनिश्चित परिस्थितियों का अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है और जोखिम और भ्रम जो है, रिस्क यहाँ पे कम होते हैं। कार्य जो है पहले से संगठित हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे बजट बनाकर खर्च पर नियंत्रण किया जाता है, सेम उसी तरीके से जो चीजें हैं वो की जाती हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे है ना। भाई साहब जिनने अभी तक 17 क्वेश्चन देख लिए भाई साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू है ना। बहुत थैंक यू है आपको कि आपने यहाँ तक रुके, आपने चीजें पढ़ी है ना, क्योंकि आपको जिम्मेदारी है आपके परिवार की, है ना, आप समझते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं नहीं हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन की तैयारी करिए आप, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और यहाँ अगर आपकी बैक आ गई तो फिर आपको वहाँ कंपटीशन भी अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत ज़्यादा टाइम भी तो हम आपका नहीं लेते हैं, मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम तोड़ते हैं। तो 4 यूनिट टोटल अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 वीडियो आप देख लें, आराम से आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती, 10-10 15-15, मोस्टली मैं कहता हूँ 20 से 25 मिनट तक क्लास जाएगी, है ना। तो 20 से 25 मिनट जाने का अर्थ है कि आप 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरा सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। 4 यूनिट प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें और सभी विषय हम आपको पढ़ाते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया, ईमानदारी के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम आपके हर सेमेस्टर में काम आने वाले हैं भाई, ऐसा नहीं कि हम आपके इसी सेमेस्टर में आएंगे, हर सेमेस्टर में आते हैं। और जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा तो उनको इस चीज़ का आइडिया भी होगा कि हम अपनी जो चीज़ें भाई साहब बहुत दमदार रखते हैं। कंटेंट में दम होता है, असर होता है अपने कंटेंट में। डिसीजन मेकिंग क्यों आवश्यक है बताओ? तो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो सही विकल्प चुनने के लिए ये आवश्यक होती है। देखिए भाई अगर आपके पास अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप सही फैसला नहीं ले पा रहे, सही समय पर नहीं ले पा रहे, तो फिर मैं कहता हूं आपके फैसला लेने या ना लेने का फिर मतलब सब बेकार हो गया। तो सही विकल्प चुनना और सही समय पर चुनना, मैं कहता हूं ये ज़्यादा इफेक्टिव है। हर समस्या के कई विकल्प होते हैं, सही विकल्प चुनना बेहद मैंडेटरी है। गलत निर्णय नुकसान तक पहुंचा जा सकता है। भाई साहब देखो कोर्ट में क्या होता है, भाई साहब सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो अपराधी है उसको सजा मिले ना मिले ये अलग बात है, मैं कहता हूँ मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो निर्दोष है वो बेचारा ना फंस जाए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रबंधन का मूल कार्य है, ध्यान रखना।
दो सब, जैसे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझ लो, 2 सप्लायर्स में से कम लागत वाले को चुन लेना। ठीक है, 2 सप्लायर्स हैं, अब लागत जहाँ पे कम लग रही तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और आराम से अपना काम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं समस्या को सॉल्व करने के। 19 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई? ऑर्गेनाइजेशन के अंतिम उद्देश्य की बात करेंगे तो समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय, चीजों का समन्वय। अभी यहाँ पे देख लो समन्वय क्या है। समन्वय होता है भाई तालमेल। क्या होता है? तालमेल। ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य सभी कार्यों में क्या होता है? तालमेल है ना। उसका लक्ष्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि जितने भी हमारे काम हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, सब में आपस में क्या हो? तालमेल बना रहे, है ना। चीज़ अच्छे से होती है ना, टकराव की स्थिति ना हो वहाँ पे। ऐसा ना हो कि एक विभाग दूसरे से लड़ाई कर रहा है, तो फिर प्रोडक्शन कहाँ जाएगा बताओ, लागत कॉस्ट कहाँ जाएगी, है ना, और फिर रिजल्ट क्या ही मिलेंगे। अलग अलग विभाग मिलकर जो है वो काम करेंगे, इससे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। यही क्या है? मैं कहता हूँ यही समन्वय है, सबको साथ लेकर के चलना। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम चीज़ें कवर करते हैं, जैसे सेल्स और प्रोडक्शन विभागों में क्या हो? आपने कहा भैया तालमेल होना बेहद आवश्यक है। 20 नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और भाई साहब आपने, है ना, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली। फिर 20 क्वेश्चन के बाद इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की पहचान क्या है? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जो अधिकार हैं, है ना, आपके जो अधिकार हैं और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसी होने चाहिए भाई साहब? स्पष्ट होनी चाहिए और आपस में तालमेल के साथ चीज़ें हों, तब फिर ज़्यादा चीज़ें सही होंगी। हर व्यक्ति को अपना कार्य जो है वो स्पष्ट पता होता है कि हमें फलाना काम फलाने समय पर हमें देना है, ये मेरे अधिकार हैं, ये मेरी अथॉरिटी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकार और जिम्मेदारी संतुलित होती है, टकराव और भ्रम यहाँ पे नहीं होता है, कार्य कुशलता से जो है पूरे होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे भैया क्लियर रिपोर्टिंग अथॉरिटी और जो डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं, उन सब की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि आपने यूनिट 1 को तोड़ के पहले रखा होगा और यूनिट 2 आज आपने तोड़ दी होगी। आने वाले टाइम में यूनिट 3, 4 को हम कंप्लीट करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी यूनिट आ चुकी होंगी। तो इसमें इस धोखे में मत रहना कि सर ने अभी केवल एक ही यूनिट कराई, है ना, या 2 ही यूनिट कराई। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्लास में हम जब एक यूनिट कंप्लीट करते हैं और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ों को बना देते हैं। लेकिन हाँ, टाइम उस चीज़ में लगता है कि आपके लिए बेस्ट हम ढूंढ के लाते हैं। क्योंकि जब दम भरना होता है ना कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है, तो भाई साहब कंटेंट में दम भी रखना होता है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये भी हमने आपके लिए बहुत तगड़ी क्लासेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी दी है। तो एक बार प्लेलिस्ट में कहता हूँ विजिट कर लो। साथ ही में जिनका लिखित एग्जाम जिन यूनिवर्सिटी में होना है तो उनके लिए भी हमने लिखित क्लास भी पूरी बना दी है, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के साथ। बहुत तगड़ा कंटेंट भाई साहब, बहुत तगड़ा। ऐसा नहीं कि मतलब सब हम ऐसे फ्लेक्सिबल रखेंगे, नहीं, बहुत तगड़ा है। आप एक बार देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भाई मजा आ गया। ठीक है, और समझाने में मैं कहता हूँ कसर हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो ईमानदारी के साथ, है ना, आप बता देना तो हम आपको जो है नोट्स आपको सेंड कर देंगे। बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत तगड़े तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही में बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी क्लास अपने परिवार MS पर चलती है और बहुत अच्छे तरीके से एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स के साथ फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि आपका जो माइनर है, सब कुछ हम आपको पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। ठीक है, बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर देना। एक बार बता जरूर देना कि आप ये वीडियो किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, राधे राधे।